स्वागत है। आज हम यौनता यानी सेक्सुअलिटी इस धारणा पर एक गहरी नजर डालेंगे, लेकिन शायद उस कोण से नहीं जिससे हम आमतौर पर सोचते हैं। अक्सर हम इसे एक बहुत ही निजी, अंदरूनी, यहाँ तक कि पूरी तरह से प्राकृतिक या जैविक चीज मानते हैं। कुछ ऐसा जो इंसानों के साथ हमेशा से रहा है और कमोबेश एक जैसा ही रहा है। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्या हमारी यौन इच्छाएं, हमारी पहचान सच में सिर्फ हमारी अपनी है, या फिर उन्हें आकार देने वाली ताकतें कहीं और छुपी हैं? आज हम मिशेल फुको की बेहद प्रभावशाली किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के कुछ विचारों के सहारे इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का मकसद सीधा है, ये समझना कि जिसे हम अपनी यौनता या सेक्सुअल पहचान मानते हैं वो असल में समाज, सत्ता यानी पावर और ज्ञान यानी नॉलेज की जटिल संरचनाओं से कैसे बनती है, कैसे नियंत्रित होती है और कैसे वक्त के साथ बदलती आई है। फुको के विचार हमारी इस आम समझ को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। तो चलिए इस परत दर परत विश्लेषण को शुरू करते हैं। फुको का सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क यही है कि यौनता कोई पहले से मौजूद शाश्वत सच्चाई नहीं है जिसे हमने बस खोज निकाला है, बल्कि इसे ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो पहली बड़ी बात यही है, यौनता नैसर्गिक कम, निर्मित ज्यादा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि हमें अपनी इच्छाएं तो बहुत असली और अपनी लगती हैं। बिल्कुल। और यही फुको हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जिसे हम अपनी गहरी सहज वृत्ति या इंस्टिंक्ट मानते हैं, या फिर अकाट्य जैविक सच्चाई, बायोलॉजिकल ट्रूथ। फुको दिखाते हैं कि वो असल में लगातार बदलते सामाजिक नियमों, सांस्कृतिक विश्वासों और राजनीतिक और संस्थागत शक्तियों से कैसे गढ़ी जाती है। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो पूरी धारणा है ना कि यौनता एक बेहद व्यक्तिगत आंतरिक चीजें हमारी आत्मा का हिस्सा है, ये खुद भी एक ऐतिहासिक उपज है। अच्छा, मतलब ये विचार भी हमेशा से नहीं था? नहीं, ये हमेशा से मौजूद नहीं था। प्राचीन समाजों में शायद यौन व्यवहार पर ध्यान था, लेकिन यौनता को व्यक्ति के अंदरूनी सच के तौर पर देखना, ये एक अपेक्षाकृत नई बात है। अच्छा, तो ये जो हमारी अंदरूनी पहचान वाली बात है, ये भी समय के साथ बनी है? कमाल है। अब जरा इतिहास में चलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि 19th सेंचुरी का विक्टोरियन युग यौनता को लेकर बड़ा दमनकारी था, रिप्रेसिव। हर तरफ चुप्पी थी, सेक्स का नाम लेना भी मना था। लेकिन फुको यहाँ एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करते हैं और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये फुको के सबसे प्रसिद्ध तर्कों में से एक है। उनका कहना है कि विक्टोरियन युग यौनता के दमन का नहीं, बल्कि उसके उत्पादन का दौर था, प्रोडक्शन का। उत्पादन मतलब चुप्पी नहीं थी? नहीं, चुप्पी नहीं थी, बल्कि यौनता पर एक खास किस्म की लगभग जुनूनी बातचीत का विस्फोट हुआ था। सोचिए जरा, चर्च उपदेशों में, स्कूलों में बच्चों की निगरानी में, मेडिकल और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में, कानूनी बहसों में, यहाँ तक कि परिवारों के अंदर भी हर कोई यौनता को परिभाषित करने में लगा था, उसे वर्गीकृत करने, सामान्य और असामान्य में बांटने और उसे नियंत्रित करने के तरीकों पर बात कर रहा था। अरे, उन्होंने यौनता को एक समस्या, एक विज्ञान, एक रहस्य, एक नैतिक चिंता का विषय बना दिया। तो फुको के अनुसार नियंत्रण सिर्फ चुप कर आके नहीं होता, बल्कि किसी चीज के बारे में लगातार बात करके, उसे जांच परख का विषय बनाकर, उसे ज्ञान के दायरे में लाकर भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अच्छा। विक्टोरियन समाज सेक्स के बारे में चुप नहीं था, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा बोल रहा था, लेकिन एक खास तरीके से, उसे अध्ययन और नियंत्रण का विषय बनाकर। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देना भी उसे कंट्रोल करने का तरीका हो सकता है। इसी से जुड़ा फुको का एक और अहम विचार है सत्ता और ज्ञान का गठजोड़। ये यौनता के मामले में कैसे काम करता है, ये बहुत साफ तौर पर दिखता है। फुको के लिए सत्ता और ज्ञान अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे को पैदा करते हैं और मजबूत करते हैं। पावर नॉलेज नेक्सस जिसे कहते हैं। जब डॉक्टर, मनोचिकित्सक, पादरी, शिक्षक या कानून निर्माता यौनता के बारे में नियम बनाते हैं, परिभाषाएं गढ़ते हैं, सही और गलत, स्वस्थ और बीमार यौन व्यवहार तय करते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, वो एक खास तरह का ज्ञान या सत्य स्थापित कर रहे होते हैं। और यही ज्ञान फिर सत्ता का औजार बन जाता है।
हाँ जी। इसी प्रक्रिया से यौन व्यवहार पर निगरानी यानी सर्वेलेंस और नियंत्रण स्थापित होता है। मिसाल के तौर पर 18वीं और 19वीं सदी में हस्तमैथुन को लीजिए, मैस्टरबेशन। इसे जिस तरह एक भयानक शारीरिक और मानसिक बीमारी, पतन का कारण और सामाजिक खतरे के रूप में पेश किया गया, वो किसी ठोस जैविक सच्चाई पर आधारित नहीं था। सच में? हाँ, ये मुख्य रूप से मेडिकल, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों द्वारा गढ़ा गया एक विमर्श था, डिस्कोर्स, यानी किसी विषय पर सोचने, बात करने और ज्ञान बनाने का एक पूरा ढांचा। और इस विमर्श का असली मकसद क्या था? युवाओं, खासकर स्कूली बच्चों पर अनुशासन लागू करना, उनके शरीर और व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करना। तो मतलब ज्ञान का दावा असल में नियंत्रण का एक तरीका बन गया। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि किसका ज्ञान सच माना जाता है और कौन ये तय करता है। बिल्कुल, फूको यही सवाल उठाते हैं। सत्ता तय करती है कि कौन सा ज्ञान वैध है, लेजिटिमेट है और कौन सा नहीं, कौन विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट है और किसकी बात मानी जाएगी। और इस तरह ज्ञान के माध्यम से सत्ता हमारे व्यवहार, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारी पहचान को भी आकार देती है। ये सिर्फ ऊपर से थोपा गया दबाव नहीं है, ये हमारे अंदर तक समा जाता है। अंदर तक। चलिए अब आज के जमाने पर आते हैं। आज तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया, फिल्में, विज्ञापन, हर जगह यौनता पर खुल के बात होती है। ऐसा लगता है कि वो विक्टोरियन दमन या चुप्पी अब नहीं रही, सब कुछ खुला हुआ है। लेकिन क्या फूको इसे वाकई आज़ादी मानेंगे? आपने कहा कि वो हमें सावधान करते हैं। हाँ, फूको के नजरिए से देखें तो यही आधुनिक खुलापन एक ज्यादा महीन और शायद ज्यादा असरदार किस्म का जाल हो सकता है। जाल कैसे? क्योंकि यौनता पर जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी ज्यादा वो दिखती है, उतना ही उसे परिभाषित करने, वर्गीकरण करने, मापने और नियंत्रित करने के अवसर बढ़ते जाते हैं। सत्ता और सामाजिक तंत्रों को हमारे अंतरंग जीवन में दखल देने के नए रास्ते मिल जाते हैं। आज के उदाहरणों को देखिए, डेटिंग एप्स को ही लें। हाँ बिल्कुल। हम अपनी इच्छाओं और पहचान को कुछ खास श्रेणियों और प्रोफाइलों में ढालते हैं। एल्गोरिदम हमारी पसंद नापसंद को न सिर्फ ट्रैक करते हैं बल्कि उसे आकार भी देते हैं। सही बात है। फोन इंडस्ट्री को देखिए, जो इच्छाओं का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण करती है। ये तय करती है कि क्या सेक्सी है और क्या नहीं। मेडिकल इंडस्ट्री यौन स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस को लेकर लगातार नए मानक और चिंताएं पैदा करती है। ये सब आधुनिक उपकरण हैं जो हमारी यौन पहचान को गढ़ते और नियंत्रित करते हैं, अक्सर आज़ादी और चुनाव के नाम पर। आज़ादी के नाम पर नियंत्रण। हाँ, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से चुन रहे हैं, पर शायद हम निगरानी यानी सर्वेलेंस, डेटा संग्रह यानी डेटा कलेक्शन और सूक्ष्म नियमन यानी सटल रेगुलेशन के एक ऐसे जाल में फंसे हैं जो विक्टोरियन युग से कहीं ज्यादा व्यापक है। हमारी यौनिकता अब डेटा बिंदुओं में बदल गई है, डेटा पॉइंट्स, जिसका विश्लेषण होता है, जिससे मुनाफा कमाया जाता है और जिसे नियंत्रित किया जाता है। ये तो काफी विरोधाभासी लगता है, यानी ज्यादा दिखने और बोलने की आजादी असल में ज्यादा नियंत्रण का रास्ता खोल सकती है। अरे बाप रे। इसी से जुड़ा फूको का वो विचार है कि सत्ता सिर्फ दबाती नहीं बल्कि पैदा करती है। आपने उत्पादन शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? इसका मतलब क्या है कि सत्ता हमारी पहचान और इच्छाएं भी बनाती है? हाँ, ये फूको के विश्लेषण का बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है और पारंपरिक सोच से एकदम अलग। आमतौर पर हम सत्ता, पावर को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं जो रोकती है, मना करती है, सजा देती है, जैसे कानून, पुलिस, जेल। हाँ, रिप्रेसिव फोर्स। बिल्कुल, ये सत्ता के दमनकारी चेहरे हैं। लेकिन फूको कहते हैं कि सत्ता का काम सिर्फ न कहना नहीं है, बल्कि वो सकारात्मक रूप से चीजों का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन। वो नए विमर्श यानी डिस्कोर्सेस, नए सत्य, नई वास्तविकताएं और हाँ, नई पहचानें यानी आइडेंटिटीज और इच्छाएं यानी डिजायर्स भी पैदा करती है। इच्छाएं भी पैदा करती है। हाँ, सत्ता हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या नहीं करना है, बल्कि वो हमें ये भी बताती है कि हमें कौन होना चाहिए, हमें क्या चाहना चाहिए, हमें किस चीज से सुख मिलना चाहिए। ये सत्ता सिर्फ बाहरी संस्थाओं में नहीं है, ये हमारे विचारों में, हमारी भाषा में, हमारी रोजमर्रा की आदतों में, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर और सुख यानी प्लेजर की अनुभूति में भी बसी हुई है। अच्छा, ये हमें अनुशासित करती है, हमें सामान्य बनाती है और इस प्रक्रिया में हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो सत्ता सिर्फ दमन नहीं करती, वो हमें बनाती है। ये बहुत गहरा विचार है।
सत्ता हमारे अंदर तक काम करती है, हमारी पहचान को गढ़ती है। इसी पहचान की बात करें तो आज हम समलैंगिक होमोसेक्सुअल, विषम लैंगिक हेटेरोसेक्सुअल, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल जैसी यौन पहचानों की बहुत बात करते हैं। फूको के अनुसार क्या ये पहचानें भी इसी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा हैं? क्या ये हमेशा से मौजूद थी? नई ऐतिहासिक उपज है। वो बताते हैं कि पहले के समाजों में ध्यान मुख्य रूप से यौन क्रियाओं पर होता था, एक्ट्स पर। कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि सोडोमी एक पापपूर्ण या अवैध कार्य माना जाता था। लेकिन 19वीं सदी में खासकर चिकित्सा, मनोविज्ञान और सेक्सोलॉजी जैसे नए विज्ञानों के उदय के साथ ध्यान क्रिया से हटकर व्यक्ति पर आ गया। व्यक्ति पर मतलब अब सवाल ये नहीं था कि कोई क्या करता है, बल्कि ये कि वो कौन है। यौन वरीयता यानी सेक्सुअल प्रेफरेंस को व्यक्ति की गहरी स्थायी पहचान यानी आइडेंटिटी, उसके स्वभाव, उसके चरित्र, यहाँ तक कि उसकी प्रजाति यानी स्पीशीज का हिस्सा मान लिया गया। समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल अब सिर्फ वो व्यक्ति नहीं रह गया जो कभी कभार समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता हो, बल्कि वो एक खास किस्म का इंसान बन गया। हाँ, एक टाइप बन गया। हाँ, उसकी पूरी शख्सियत को उसकी यौनिकता से परिभाषित किया जाने लगा। इसी तरह विषम लैंगिक यानी हेटेरोसेक्सुअल भी एक मानक पहचान के रूप में स्थापित हुआ। इस तरह सत्ता ने यौनता को व्यक्ति के अंदर और गहराई तक स्थापित कर दिया, उसे पहचान का एक केंद्रीय और स्थिर तत्व बना दिया, जिसे जानना, वर्गीकृत करना और नियंत्रित करना आसान हो गया। तो ये जो श्रेणियां हैं, होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, ये भी ज्ञान और सत्ता के गठजोड़ से निकली। ये तो काफी क्रांतिकारी बात है। लेकिन फिर आज के जो आंदोलन हैं, जैसे LGBTQ+ अधिकार आंदोलन या लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर जो बहसें चल रही हैं, यौन अधिकारों की जो मांगे उठ रही हैं, इन्हें फूको के इस नजरिए से कैसे देखा जाए? क्या ये उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष हैं जिसने ये श्रेणियां बनाई? फूको का नजरिया यहाँ थोड़ा जटिल और शायद विवादास्पद भी लग सकता है। उनके लेंस से देखें तो ये महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो अधिकारों और पहचान की मान्यता के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उसी विमर्श यानी डिस्कोर्स का हिस्सा है जिसे सत्ता ज्ञान की संरचनाओं ने संभव बनाया है। अच्छा, उसी का हिस्सा। हाँ, कहने का मतलब है जिस तरह सत्ता ने समलैंगिक या अन्य यौन पहचानों को एक श्रेणी के रूप में गढ़ा, उसी प्रक्रिया ने अनजाने में उन पहचानों के आधार पर लोगों को संगठित होने, अपनी आवाज उठाने और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस करने का आधार भी प्रदान किया। ये तो दिलचस्प है। तो नियंत्रण और प्रतिरोध अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं, एक ही ताने बाने में बुने होते हैं। फूको हमें इस पर सोचने के लिए उकसाते हैं कि क्या पहचान आधारित राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, भले ही वो मुक्ति के लिए हो, अंततः उन्हीं वर्गीकरणों और श्रेणियों को मजबूत नहीं करती जिन्हें सत्ता ने नियंत्रण के लिए बनाया था। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई यौन स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं या बस खुद को नए स्वीकृत ढांचों और नई श्रेणियों के भीतर फिर से परिभाषित कर रहे हैं? ये एक खुला सवाल है और फूको का विश्लेषण हमें आसान जवाबों से परे दिखने को कहता है। ये मुक्ति की लड़ाई की जटिलता को दिखाता है, जहां अक्सर उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो पहले नियंत्रण के लिए बने थे। ये वाकई एक जटिल तस्वीर पेश करता है। प्रतिरोध भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो सकता है जिससे वो लड़ रहा है। और ये सारे विचार आज के संदर्भ में देखें तो बहुत प्रासंगिक लगते हैं, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। निश्चित रूप से आज की दुनिया फूको के विचारों को समझने के लिए एक दिलचस्प प्रयोगशाला जैसी है। एक तरफ, जैसा हमने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने यौन सामग्री, यौन अभिव्यक्तियों और यौन पहचानों पर चर्चा को अभूतपूर्व रूप से फैला दिया है। ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी यौनिकता के बारे में पहले से कहीं ज्यादा खुलकर बात कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यही डिजिटल दुनिया निगरानी यानी सर्वेलेंस, डेटा संग्रह यानी डेटा कलेक्शन, एल्गोरिथमिक प्रोफाइलिंग और ऑनलाइन नैतिक पहरेदारी यानी मॉरल पुलिसिंग के नए और बेहद शक्तिशाली उपकरण भी लेकर आई है। सही कहा। हमारी ऑनलाइन गतिविधियां, हमारी पसंद नापसंद, हमारी अंतरंग बातचीत, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है, उसका विश्लेषण हो रहा है और उसका इस्तेमाल हमें प्रभावित करने, हमें लक्षित करने और हमें नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। हमें लगता है
कि हमने पुराने किस्म के दमन से मुक्ति पा ली है, पर शायद हम एक नए, ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा व्यापक और शायद ज्यादा शक्तिशाली नियंत्रण प्रणाली में जी रहे हैं। फूको हमें उन्हीं अदृश्य धागों को पहचानने में मदद करते हैं जिनसे सत्ता हमारे शरीर, हमारी इच्छाओं और हमारी पहचान को बांधती है। और आज ये धागे शायद इतने बारीक और जटिल हो गए हैं कि उन्हें देख पाना और भी मुश्किल है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो सबसे बड़ी बात यही समझ आती है कि यौनता, जिसे हम अक्सर एक बेहद निजी या सिर्फ जैविक मामला मान लेते हैं, असल में वो राजनीति, समाज, इतिहास और सत्ता की गहरी और जटिल संरचनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हमारी इच्छाएं, हमारी पहचान, यहाँ तक कि हमारे सुख की अनुभूति, ये सब बाहरी ताकतों द्वारा गढ़ी जाती हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना हम स्वीकार करना चाहेंगे। फूको के विचार हमें आईना दिखाते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम अपनी स्वतंत्र इच्छा या अपना असली स्वरूप मानते हैं, वो वास्तव में कितना स्वतंत्र और कितना असली है, खासकर जब बात हमारी सबसे अंतरंग इच्छाओं और पहचान की हो। और अंत में एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे, अगर ये सच है कि सत्ता हमारी इच्छाओं और पहचान को इतने सूक्ष्म और अदृश्य तरीकों से आकार दे सकती है, तो फिर कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में संगठित आंदोलनों से हटकर इन नियंत्रणों को कैसे पहचान सकता है? और क्या उनका प्रतिरोध करने के कोई व्यक्तिगत तरीके हो सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।